हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, वापस आ गए हैं बाकी का पार्ट करने, हमारा सेकंड पार्ट आपकी अदालत योगी जी का। और ये पुराना वाले वीडियो है 2014 का, और जो लेटेस्ट हुआ था आपकी अदालत योगी जी के साथ वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप ये दोनों देख लो और उसके बाद वो नया वाला देखना, और आपको हैरानी होगी कितना डिफरेंस है अभी तक जो मैंने नोट किया। मतलब मैंने पहली बारी रजत शर्मा जी को इस वे से क्वेश्चंस पूछते हुए देखा है। मुझे काफी हैरानी हो रही थी वो जिस टाइप से पूछ रहे हैं। और जब आप देखोगे जो लेटेस्ट वाला है उसमें आप देखना कि उनका क्वेश्चन पूछने का ढंग जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। और हमने कई आपकी अदालत की है उनके साथ, और कभी भी उनको इस वे से क्वेश्चंस पूछते हुए नहीं देखा। वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन से और उस टाइप से लगते हैं, पर ये वाले वीडियोस में मेरे को चेंज दिख रहा है। तो बताना आपको भी क्या ये फील हुआ कि नहीं, पर मुझे ये मेरी पर्सनल फीलिंग है अभी तक जो मैंने वीडियो देखा है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं बाकी का पार्ट और देखते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर एक बात डेफिनेट है, योगी जी का वे ऑफ आंसरिंग और इवन आंसर्स डिफरेंट नहीं हुए। अभी जो वो बोल रहे हैं और जो 2014 की इंटरव्यू में जो बोल रहे हैं और जो उन्होंने अभी लेटेस्ट बोला है उसमें कोई चेंज नहीं। आंसर्स देने का तरीका भी वही है, और कई क्वेश्चंस के जो थे वो रिपीट भी हुए हैं और उसके आंसर्स सिमिलर थे। तो उस बात पे मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं बाकी का बचा हुआ पार्ट। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये सन्यासी कम, राजनेता ज्यादा हैं। अब योगी जी, आप गोरखनाथ मंदिर के महत्व हैं, बहुत प्रतिष्ठा है गोरखनाथ की, और वहां से जो आपको ताकत मिलती है उसका इस्तेमाल करके आप लोकसभा में चुनाव जीतते हैं। कई साल से जीते जा रहे हैं आप लगातार। इस देश के अंदर बहुत सारे सन्यासी होंगे, बहुत सारे लोग राजनीति में आए होंगे और कुछ समय के बाद फिर वापस चले गए होंगे। अगर हम लोग हैं तो जनता के लिए कुछ करके, जनता के बीच में संवाद स्थापित करके राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज किए होंगे। आप अकेले ऐसे हैं जो 5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। दूसरा कोई साधु इतने चुनाव नहीं जीत पाया। मेरे गुरुजी भी 4 बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं। इसके अलावा एक सन्यासी का मतलब किसी गुफा में बैठ कर के मंत्र जप करने से मात्र नहीं है। मुझे लगता है, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के जो आदर्श हैं डॉक्टर लोहिया, यद्यपि डॉक्टर लोहिया के उस पर ये लोग एक भी कदम नहीं चलते हैं। अगर चले होते तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जंगल राज और अराजकता नहीं होती। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति, और मैं उन्हीं बातों का अनुसरण कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं इतिहास देख रहा था नाथ संप्रदाय का जी, जिसको आप चलाते हैं, 1921 में इसमें मुसलमान योगी थे जिनकी संख्या 31,158 थी। अभी भी हैं। अब कहाँ हैं? अब तो कोई अभी भी है। अभी मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि एक के बदले 100 बनाएंगे। तो वही मेरा इस अभियान का हिस्सा है कि मुस्लिम भी हमारे यहाँ संप्रदाय, आज भी बहुत सारे हमारे यहाँ सन्यासी हैं वो मुस्लिम भी आ सकते हैं। अगर कोई आना चाहेगा तो मैं उसको दीक्षित करूंगा। हमारे यहाँ आपकी बातें सुन के कौन आएगा? नहीं, आपको आते हैं, मैं कहता हूँ आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, हम उनको दीक्षित करते हैं और उनको इस परंपरा के साथ आगे बढ़ाते हैं। परंपरा क्या है आपकी, उसके उदाहरण बताता हूँ। मुझे पता चला कि गोरखपुर में जो मियाँ बाजार है उसका नाम आप बदल के माया बाजार कर। माया बाजार है, उसका नाम माया बाजार ही है। मियाँ बाजार बाद में हुआ है, पहले माया बाजार ही था। अलीनगर का नाम आर्यनगर है जी, और हुमायूं बाजार का नाम नहीं, उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार है। हुमायूंपुर का नाम हनुमानपुर है। ये सब नाम बदल दिए गए हैं। आखिर
हुमायूं से इस देश का संबंध क्या? इस देश का संबंध हनुमान जी से है, हुमायूं से नहीं। इस देश का संबंध अली से नहीं, आर्य से है, इसलिए आर्यनगर उसका नाम रखा गया है। लोग स्वीकार कर रहे हैं, सबने लगाया। ये अच्छी बात है कि जिस संप्रदाय में बड़ी भारी संख्या में मुसलमान होते थे उनको आपने साफ कर दिया। हमने साफ नहीं किया है, मैं आज भी उनके लिए द्वार खोला हूं। अगर मैं कहता हूं कि एक के बदले 100 को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, आप एक को लेके जाइए, आप बदले में 100 एक के बदले 100 को स्वीकार की बात नहीं करते, मैं कह रहा हूं, एक के बदले 100 को मारने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपनाने की तैयारी कर रहा हूं। देखिए, आप बाजारों के नाम बदल दें, उर्दू बाजार का नाम बदल दें, आप मियाँ बाजार का नाम बदल दें, आप हुमायूं का नाम बदल दें और फिर कहें कि मुसलमानों का स्वागत है। हम कह रहे हैं उनकी सुरक्षा की। गोरखपुर में हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी आज सुरक्षित है, नहीं तो वहां के माफिया, वहां के गुंडे सबसे गुंडा टैक्स लेते थे, आज कोई नहीं ले सकता। आज अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। वहां का मुसलमान इस बात को जानता है और इसलिए वह आज मुझे समर्थन करने के लिए मजबूर है। अच्छा, समर्थन मजबूरी में देते हैं? नहीं, डर के? क्योंकि डर के नहीं, हाँ। डर के नहीं, उसे मालूम है कि हमारी सुरक्षा केवल इनके साथ है। इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि अगर हम इनके साथ नहीं तो हम सुरक्षित नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको जो अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा लगता है वो फैसला करता है। आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, ये साधु की प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं, मैंने कौन सी ऐसी बात कही कि जो मैंने कहा? तो लोग मुझे बताते हैं कि सिर्फ धर्म नहीं, जाति में भी जो ठाकुर होगा, हाँ। राजपूत होगा, उसकी बात योगी आदित्यनाथ आंख बंद करके मान लेते हैं। अच्छा, मेरा एक भी प्रतिनिधि, मेरा सारे प्रतिनिधि ब्राह्मण हैं और हर जाति, मेरे पास हरिजन भी जुटे हुए हैं, मेरे साथ हर जाति के लोग जुटे हुए हैं, मेरे साथ यादव जुटे हुए हैं, मेरे साथ हर जाति के लोग जुटे हुए हैं। मैं जातीय नहीं, मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं। आप हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं, और तो और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो आज एक विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो चुका है, वहां के एक प्रोफेसर ने भी इस्लाम से हिंदू बनाया हो मेरे पास, और मैंने उनको तब बनाया। एक प्रोफेसर जो 55 साल का हो, मैंने उससे कहा, वो मेरे पास आया कि मैं हिंदू दर्शन को जाना हूं, मैं हिंदू बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप ले जाइए, पहले गीता पढ़िए। 15 दिन के बाद पुनः आया, उसने कहा मैं देख चुका हूं, मैं बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप जाइए, पहले 1-2 ग्रंथ और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए। आप आर्य समाज का भी ग्रंथ मैंने दिया, गए। उसके बाद पुनः वो आए, मैंने कहा जाइए अपने परिवार वालों से बात करिए। उन्होंने कहा मेरी माँ तैयार है, तो मैंने कहा अपनी पत्नी से भी पूछिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बनना चाहता हूं। मैंने उनको बनाया। कोई स्वेच्छा से बनना चाहता, मैं बिल्कुल स्वागत। योगी जी, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन अच्छी बात यह कि आप साफ साफ बोल रहे हैं और बेबाकी से बोल रहे हैं। ये बात आपकी कम से कम ठीक है कि आप टाल नहीं रहे किसी सवाल। टालूंगा क्यों? जो सच है, मैं एक सन्यासी के नाते मैं जो सच होगा मैं वही बोलूंगा। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकसभा के एमपी योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये लोगों में दहशत फैलाते हैं। अब देखिए, वैसे तो आप योगी हैं, आपका तो चेहरा देखते ही लोगों को शांत हो जाना चाहिए। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। तो क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? क्योंकि आपके लोग नारा लगाते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो योगी बनाना तो अच्छी बात है, भगवान कृष्ण ने भी यही तो संदेश दिया था। एक निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देने की बात कर रहा हूं मैं, और अगर उसका अनुसरण लोग करते हैं तो अच्छी बात होगी। इसका भी अनुसरण करें। आपके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। हाँ, मेरे खिलाफ 2 केसेस हैं। मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। देखिए, मेरे पास उस पे फाइनल रिपोर्ट, जो जांच एजेंसी थी उसने पहले उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। दूसरा केस मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का होगा, वो तब जब मैं जेल में था, तब मेरे खिलाफ जब मुझे 107-16 जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस भाषण का आप उल्लेख कर रहे थे, उसी मामले में जब मैं हिंदू लड़के के हत्या के बाद मुझे जेल में बंद किया गया था और 107-16 के उस इलीगल डिटेंशन के मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर किया था।
आप कह रहे हैं मुकदमे झूठे हैं? नहीं, ये झूठा नहीं, उसका मामला कोर्ट में चलेगा, कोर्ट उसका फैसला करेगा। आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया आपने है। कोई मर्डर किया कि नहीं किया? नहीं, कोई मर्डर। आप आपको लगता है कि मैं मर्डर करूंगा? अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? दहशत फैलाने के एक लिए। सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की, सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग चलते हैं और वह सुरक्षा के नाते है। इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा भी। तो हमारे जैसे लोग को आपसे सवाल पूछने से डरना चाहिए? नहीं, कोई कब रिवॉल्वर निकल जाए? कोई डर नहीं। मैं कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैंने सुना कि आपने एक कोई छोटी मोटी फौज बना रखी है छोटे मोटे अपराधियों को लेकर के, हिंदू युवा वाहिनी, और हिंदू युवा वाहिनी के लोग जहां निकल जाते हैं आतंक फैला देते हैं। एक सिंगल भी व्यक्ति, कोई एक सामान्य सी घटना भी नहीं बता सकता। हिंदू वाहिनी में एक भी अपराधी नहीं, लेकिन अपराधियों को ठीक करने का कार्य हिंदू वाहिनी करती है। समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को ठीक करने का काम उस संगठन करता है। एक सांस्कृतिक संगठन है, समाज के बीच में काम कर रहा है, दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, पिछड़ी जाति के लोगों के बीच और कुष्ठ रोगियों के बीच में वो संगठन काम करता है। मैंने तो योगी जी ये सुना है कि सिर्फ पब्लिक नहीं डरती उनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डरते हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मैं 5वीं बार सांसद हूं। मुझे लगता है कि एक ही पार्टी से लगातार सांसद होना, और वह भी एक विचारधारा, एक पार्टी, मुझे लगता है बीजेपी से हूं। बीजेपी मेरा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, हम उसका इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं, उसके साथ हैं, उसके साथ हर अभियान के साथ जुड़े हैं। लेकिन बीजेपी के लोग भी आपकी युवा वाहिनी से डरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी को उससे डरने की आवश्यकता नहीं। और इतना डरते हैं कि आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं है? केस दर्ज कौन करवाएगा? किसकी हिम्मत है? ऐसा नहीं है। आपको लगता है जो लोग पूरे प्रदेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ तमाम झूठे मुकदमे बना रहे हैं, वो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को क्यों छोड़ेंगे? सबके खिलाफ करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ इसलिए कि उनके नेता योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं, मैं किसी गलत व्यक्ति का बचाव नहीं करता। गलत व्यक्ति बचाव नहीं करते आप? नहीं, कतई नहीं करता हूं। चलिए मैं उसका सबूत भी आपको दे देता हूं। ये 12 नवंबर 2008 का मेरे पास आपका बयान है। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने तो आप कह रहे थे एटीएस मुंबई, उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गोरखपुर के एमएलए का, पहले एमपी का नाम लिया, फिर एमएलए का नाम लिया। मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप न किसी कानून को मानते हैं, न किसी एटीएस को मानते हैं, न किसी इंक्वायरी एजेंसी को मानते हैं, न पुलिस को मानते हैं। मेरा भारत के संविधान पर अटूट विश्वास है। मुझे लगता है आपका सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है, भारत के कानून पर विश्वास है और निष्पक्ष एजेंसियों पर मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत अगर कोई कार्य करेगा, जबरन किसी निर्दोष को फंसाने का प्रयास करेगा, तो मुझे लगता है कि तब हम लोगों को फिर उसका प्रतिकार करना होगा और अन्याय के खिलाफ बोला जाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ बोलना तो ठीक है, आप बोल रहे हैं यहां भी। जी, बोल रहा हूं बिल्कुल। लेकिन लोगों को भड़काना, लोगों को ये उसका हिस्सा है। पब्लिक अगर अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगी तो मार दी जाएगी। जिस प्रकार की स्थितियां हैं, जहां पर कानून की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हो, वहां पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी बात कोई सुनवाई करेगा? लेकिन ये तो सही है कि गोरखपुर में आपकी दहशत है, कोई आपके खिलाफ कोई दहशत नहीं है। मैंने सुना आपने बांस फोड़ हिंदू मंच बनाया है। नहीं, हम लोग देखिए, हर जाति के लोगों को हम लोगों ने वहां संरक्षण दिया है। आप ईस्टर्न यूपी में लगभग 56 गांव है, बनटांगिया गांव, वन्य ग्राम है।
आजादी के 67 वर्षों के बाद भी उन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं हो पाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, उनके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। उनका हम लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी धर्मांतरण नहीं होने दिया है। हम वहां पर भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति के बीच में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग पूरे नेपाल बॉर्डर पर आईएसआई और माओवादियों की गतिविधियों को हम लोग रोक रहे हैं। अगर ये सब करना पाप है तो पाप बार बार होंगे और बराबर करेंगे, निश्चित रोकेंगे। हम लोगों से पूछते हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, या पूछिए। सर, जहाँ पे आपके ऊपर चार्जेस की बात आती है, आप कहते हैं आपको भारत के संविधान पे पूरा विश्वास है, फिर वहीं पे आप कंडीशनल हिंसा की बात करते हैं। तो अगर भारत का हर युवक उससे प्रेरित हो जाए, ये सोचने लगे अपनी बुद्धि के हिसाब से कि सारा लीगल सिस्टम बेकार है, तो ऐसे तो फिर सारा संविधान का क्या होने का फायदा है? देखिए, लोकतांत्रिक आंदोलन करना और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात और उसका उस प्रकार का प्रदर्शन करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और उसको करने का मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि वहां का शासन या वहां का कोई प्रशासन किसी गरीब, किसी कमजोर या किसी पीड़ित व्यक्ति की आवाज को सुन रहा है? वहां पर अगर लोग आंदोलन नहीं करेंगे, जनता के बीच में सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो क्या करेंगे उसके बाद? हिंसा की बात हो रही है ना। हिंसा की बात तब जब अगला व्यक्ति हिंसा कर रहा हो और कानून चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहा हो, तो अगले व्यक्ति को उसका पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तब उसके बाद फिर कानून को देखना चाहिए। योगी जी, डिसाइड कौन करेगा? महात्मा गांधी के देश में हिंसा की बात करना, गांधी जी ने सिखाया था ना, अनशन करो, प्रदर्शन करो, धरना दो, हाथ मत उठाओ। गांधी जी की बात उन मानवीय संवेदनाओं और संवेगों के लिए है जिनके अंदर सचमुच मानवीय गुण हो, मानो अगला पक्ष हो उसके सामने किया जा सकता है। जहां पूरी दानवीय दुष्प्रवृत्ति भरी हुई हो, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो आखिर व्यक्ति को कुछ तो, उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी कुंभकर्णी निद्रा को ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वही होता है। आप इसको नहीं मानते? गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे। यहाँ सेकंड रो में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि हर इंसान को सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए अगर वो कानून को अपने हाथ में ले ले तो वो सही है? देखिए, ये देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। वहां की परिस्थिति कैसी है, वहां का देश और वहां का काल कैसा है, इस पर निर्भर करेगा। मुझे लगता है जब उत्तर प्रदेश जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी तो लोगों को वहां पर कुछ तो करना चाहिए। हाथ पे हाथ धरा रहने से अच्छा है, या प्रताड़ित होना, अपमानित होना, बार बार कटना और इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, इस प्रकार की घटनाओं को होने से अच्छा है कि जोरदार प्रतिकार करने के लिए तैयार करें। क्योंकि ये शरीर आपका तभी तक है जब तक इस शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है। जिस दिन प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी, शरीर रुग्ण हो जाएगा और फिर असमय समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए असमय समाप्त होने से बचना है तो उस प्रतिरोधक क्षमता को अपने अंदर बनाने की तैयारी करें। योगी जी, आप तो यूपी की सरकार को धमकी दे रहे हैं। यूपी की सरकार को धमकी नहीं दे रहा हूं मैं उनको सलाह दे रहा हूं, और सलाह भी तो अच्छे लोगों को दी जाती है। वहां सलाह दें तो किसको दें? 5-5 लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, किसको दें? एक व्यक्ति होता तो एक व्यक्ति को कोई सलाह दे वहां पे। वो तो कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है, उसकी वजह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसकी वजह से सहारनपुर में दंगे हुए। मैं रहता गोरखपुर में हूं, मुजफ्फरनगर दूसरे कोने में पड़ता है। मैं एक और बात बताऊं, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ, और वहां पर कोई मुसलमान यह भी नहीं कह सकता कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। अगर वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं तो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। बहुसंख्यक समाज सुरक्षित हो जाएगा तो अल्पसंख्यक अपने आप सुरक्षित है। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात हम करना, कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर रहे हैं आप। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानों के साथ तो दानों जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है, उसको गले से भी लगाइए। हमने जाति, मत, मजहब के आधार पर भेदभाव का मैं बिल्कुल विरोधी हूं। आप आश्चर्य करेंगे,
गोरखपुर में उजाड़े जा रहे मुसलमान, 12 गांव के मुसलमान, जहां पे माननीय मोदी जी की रैली कराई थी हम लोगों ने 23 जनवरी को, और वहां का प्रशासन रैली नहीं होने देना चाहता। तो वो सब मुसलमान मेरे सामने स्वयं आए कि साहब आप हमारे बीच में करवाइए रैली। मैंने कहा क्यों? तो इसलिए क्योंकि उनको उजड़ने से मैंने बचाया था। आखिर यही तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व की पार्टी की सरकार है यूपी में। ये लोग तो उनको उजाड़ रहे थे। अब आप ठीक बात करें, बहुत देर बाद नहीं, आप... बहुत देर के बाद नहीं, जो सच होगा मैं वो बोलूंगा। लेकिन अगर आप बटाला हाउस कांड का समर्थन करेंगे, इस देश में इराक के अंदर आईएसआईएस जो कुछ कर रहा है उसका समर्थन भारत के अंदर करेंगे, डेनमार्क की घटना को लेकर के भारत के अंदर हिंदू व्यापारियों की दुकानों को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, म्यांमार की घटना को लेकर के आजाद चौक, आजाद मैदान की घटना को दोहरा करके शहीद स्मारक को तोड़ेंगे, तो भाई हाथ पे हाथ धरे हुए हम भी नहीं बैठेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब वहां पर देंगे। मेरी तो राय यह है कि मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। हम भी हमने कहा ना, प्यार से तो हम कार्य कर ही रहे हैं और कार्य करना सिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला स्टेप तो कुछ होगा प्यार के बाद का। अब अगला स्टेप छोड़ दीजिए, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं और आपने बेबाकी से बड़े खुलकर जवाब दिए हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार विनोद शर्मा का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया गोरखपुर के महंत, गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ से हमने हर तरह के सवाल पूछे, लव जिहाद के बारे में पूछा, उनके ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछा, उनके भड़काने वाले भाषणों के बारे में सफाई मांगी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद शर्मा के फैसले का। जब मैं महंत जी को सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि यहां क्यों आए हैं, ये तो खुद चलती फिरती अदालत है। ये अपने मन की करते हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट है जहां पर कानून बनता है, लेकिन इनके अपने कानून हैं जो इनके इलाके में लागू होते हैं और कोशिश इनकी ये है कि और इलाकों में भी अब लागू हों। महंत जी, आप सन्यासी हैं और आप देखने में और बुरा से बुरा और पहने से पहने सवाल के बाद भी आप मुस्कुराते थे। इससे मुझे लगता है कि आपकी शख्सियत जो है वो बहुत सुंदर है। आपकी राजनीति ने गलत करवट ले ली और मैं एक बात आपको बता दूं कि इलेक्शन हेट फैला के जीते जा सकते हैं, देश हेट फैला के नहीं चलाया जा सकता। और जो माननीय प्रधानमंत्री आज के दिन सोच रहे हैं कि इस देश का विकास होगा, मान जी, पार्लियामेंट के भीतर इस सरकार के पास एक स्थायी मजबूती है, एक मजबूत सरकार है ये। लेकिन जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, कहीं विकास नहीं होगा। और उसकी मजबूती के पूरक हैं हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई। इनको हमको साथ लेके समझा के चलना है। आप से निवेदन यह है, और बल्कि डायरेक्शन है कोर्ट का, कि आप उन लोगों की भी नुमाइश करें, मुसलमानों की और हिंदुओं की, जिन्होंने सही में प्यार करके शादी की है। उनको भी अपने साथ लेकर जुलूस में चलें, ताकि पता चले कि क्या चीज आपके लिहाज से गलत है और क्या सही है। धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि योगी आदित्यनाथ सबको साथ लेकर के चलेंगे। भारत की जो संस्कृति है, शांति की संस्कृति है, प्यार की संस्कृति है, नफरत की नहीं है। उम्मीद यह करेंगे कि योगी आदित्यनाथ इस संस्कृति का पालन करेंगे, लोगों का भला करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली इस बारी की जो आपकी अदालत थी ना, जितनी भी हमने देखी उससे डिफरेंट थी। पूछने का तरीका, इवन जो जज हैं उनका बोलने का तरीका, सब डिफरेंट था। मैं तो ये हैरान हो रही हूँ, योगी जी तैयार कैसे हो गए आने के लिए, क्योंकि ये तरीका मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा था। पर बहुत ही अच्छी तरह योगी जी ने तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह प्यार से आंसर्स दिए हैं, जबकि जो ऑपोजिट साइड थी वो कई बार ऐसे वे से पूछ रही थी या क्वेश्चंस कर रही थी कि हम जैसे आम लोगों को अनईजीनेस या गुस्सा भी आ सकता था, कि इंसल्टिंग भी फील हो सकता था, मैं कहूँगी।
पर डेफिनेटली योगी जी का जो स्टैंड था न पहले और अब कोई चेंज नहीं है, बल्कि रजत शर्मा जी का स्टैंड जो था, जब ये जैसे पूछा गया, वो आप ये देखो और नया वाला देखोगे, आपको डेफिनेटली दिखेगा कि जिस तरह से वो पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं, और जो अब वाला उन्होंने पूछा बोला, और जज ने भी। तो मैं तो देख के योगी जी का कि भाई जो है वो बोल रहा है, कोई गोलमोल नहीं करना, जो बोलना था वो अभी भी बोल रहे हैं और पहले भी बोला है, वो देख के मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ। और थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वो इतनी शुद्ध हिंदी बोलते थे कि कई कई वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहे थे, तो उससे कई चीजें थोड़ी क्लियर नहीं हो रही थी क्या बोल रहे, पर वो नेक्स्ट सेंटेंस में जब बोलते थे तो आइडिया हो जाता था। तो डेफिनेटली मैं कहूँगी हिंदी उनकी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं। तो बहुत मजा आया देख के इस वीडियो को, और इससे थोड़ी आंखें भी खुली कि पहले कैसे पूछा जाता है, बाद में जब आप हायर पोजीशन में हो जाओ तो थिंग्स कैसे चेंज हो जाते हैं, पूछने का ढंग कैसे चेंज हो जाता है दुनिया में, उसका इस वीडियो से थोड़ा लेसन मिला है। पर अच्छा वीडियो था। अच्छा वीडियो था। और योगी जी ने बार बार यही कहा कि देखिए, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो मैं ह्यूमन बीइंग की तरह ही आपको ट्रीट करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो अपना दूसरा गाल कर देते हैं, मगर वो एप्लीकेबल तभी है जब दूसरा इंसान ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि जब आप उसे कहेंगे कि दूसरा थप्पड़ मार दो, उसे शर्मिंदगी होगी क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। मगर उन्होंने कहा कि अगर वो दानव टेंडेंसी का आदमी है, मतलब वो डेविल है, वो गलत आदमी है, तो अगर आप गाल दूसरा करते तो उसमें मार देगा वो। तो वो यही कहने की बात कर रहे थे कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई समझदार इंसान की तरह एक्टिंग मतलब की तरह बिहेवियर कर रहा है, तब मैं उसे सिमिलर करूंगा। मगर अगर जो इंसान उस टाइप का है ही नहीं, बुरा इंसान है, जैसे वो कहने दानव है, डेविल है, तो उसको मैं अपना दूसरा गाल क्यों दूंगा, वो तो दूसरे गाल में भी आपको लगा देगा। तो यही बात कह रहे थे कि पहले हम अच्छी तरीके से शुरू करते हैं, सच्चाई से शुरू करते हैं, प्यार से शुरू करते हैं, मगर अगर वो इंसान नहीं मानता तो नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं। जिसे उन्होंने कहा था कि मैं हर बात शांति से शुरू होती है, मगर अगर शांति नहीं काम कर पाई तब क्या, तब अगला स्टेप लेंगे, वो अगला स्टेप ले रहे हैं। और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, उसी पॉइंट पे आ रहे थे कि पहले जो हमारा कल्चर चला आ रहा है तो उसके नाम बदले गए थे, अब वापस कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बार बार कहा कि डीएनए का प्रूफ दिया और कहा कि नॉर्मली अब देखिए स्टार्टिंग से जब जनरेशन आ रही है वो किस टाइप की थी, क्या नाम चल रहे थे, उसके बाद कन्वर्जन हुआ है, अब रिकन्वर्ट हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये वो तो अपने तरफ से वो लॉजिकली बता रहे हैं बात को। जब उनको एक लेडी ने ऑडियंस की पूछा था, देखिए आप लॉ को फॉलो नहीं करते, तो उन्होंने कहा देखो आपको कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा, उस समय यूपी का, उत्तर प्रदेश का क्या कंटेक्स्ट है, आप देखिए वहाँ किस तरीके का काम चल रहा है, किस तरीके की गवर्नमेंट है, उस माहौल में आपको डिफरेंटली एक्ट करना पड़ेगा। वो इस बात को कह रहे थे। वो इसलिए कहते हैं कि आपको माहौल देखिए, आप किस माहौल में हैं, जो माहौल इतना खराब है उसमें आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो काफी अच्छी बात है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बहुत ही अच्छा मतलब इंटरव्यू थी। डेफिनेटली दिख रहा है कुछ डिफरेंसेस पहले और अब के। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।